महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एपीआई सचिन सूर्यवंशी को निलंबित कर दिया है। सचिन सूर्यवंशी वही पुलिस वाला है जिनकी महाराष्ट्र विधान भवन में पिटाई की गई थी। पिटाई का आरोप एमएनएस विधायक राम कदम और निर्दलीय क्षितिज ठाकुर पर लगा था। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन सूर्यवंशी को निलंबित किया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने निलंबन का आदेश सुनाया है सूर्यवंशी के लिए। सड़क पर सचिन सूर्यवंशी और विधायक के बीच हुआ था झगड़ा, जिसके बाद विधान भवन में सचिन सूर्यवंशी को विधायकों ने पीटा भी था। इस मामले में अब सचिन सूर्यवंशी को निलंबित किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा भवन में एएसआई से मारपीट के मामले पर अब तक खामोश एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य की कांग्रेस एनसीपी की सरकार पर निशाना साधा है। राज ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायक को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इस मामले में दूसरी पार्टी के विधायक भी शामिल थे। आमदारांना निलंबित केलं आणि केसेस फक्त दोघांवर, पोलिसांच्या केसेस फक्त दोघांवरती, बाकीच्या तिघांचं काय? मग जर त्या बाकीच्या तिघांवरती केसेस नाहीत, मग त्यांना निलंबित का केलं? त्या पोलिसांना मारायला जाताना जवळपास तिकडे 15 ते 20 आमदार गेले होते। त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही आमदार होते, त्याच्यामध्ये काँग्रेसचेही आमदार होते। स्वतःचे आमदार बाजूला ठेवले आणि फक्त विरोधी पक्षांचे आमदार आतमध्ये टाकले। फक्त विरोधी पक्षांच्या आमदारांचं निलंबन केलं, स्वतःच्या आमदारांचं केलं नाही। एएसआई से मारपीट के मामले में फंसे एमएनएस विधायक राम कदम और निर्दलीय विधायक क्षितिज ठाकुर न्यायिक हिरासत में हैं। इनकी जमानत अर्जी पर आज मुंबई के किला कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। आज मुंबई के बाद अमरावती में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने किया इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड के दफ्तर पर हमला। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आज अमरावती के एमआईडीसी इलाके में इंडिया बुल्स के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है। इससे पहले कल रात मुंबई के परेल इलाके में भी इंडिया बुल्स के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने एमएनएस के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। ये पांचों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संगठन महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं। राज ठाकरे ने कल अमरावती की रैली में इंडिया बुल्स को धमकी दी थी। इसी के बाद ये हमले हो रहे हैं। राज ठाकरे ने कल कहा था कि इंडिया बुल्स के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। आता सांगतो तुम्हाला, आज जर तुमचं प्यायचं पाणी आणि तुमच्या शेतीचं पाणी हे जर इंडिया बुल्सला जाणार असेल, उद्यापासून तुमचं आंदोलन हे झालंच पाहिजे आणि इंडिया बुल्स प्रकरण बंद झालं तरी चालेल। आइए जानते हैं क्या है साल 2002 का हिट एंड रन मामला, जिसको लेकर सलमान खान मुश्किल में हैं। मुंबई के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर 28 सितंबर 2002 को ये बड़ा हादसा हुआ था। आरोप है कि सलमान खान अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी से जा रहे थे और सलमान की कार ने बेकरी के बाहर सो रहे 5 मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में घायल 5 मजदूरों में से एक की मौत हो गई। इस केस में सलमान को गिरफ्तार भी किया गया था। अगर सलमान पर आरोप साबित हो गए तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस केस में मुंबई पुलिस पर जानबूझकर सलमान खान के पक्ष में देरी के आरोप लग चुके हैं। लियाकत शाह की गिरफ्तारी से उठे विवाद के बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय में हाई लेवल की बैठक के बाद इस मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया गया है। यूपी के गोरखपुर से पकड़े गए लियाकत शाह को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि वो नेपाल के बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हो रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक लियाकत शाह दिल्ली में हमले के लिए आया था, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार और पुलिस कह रही थी कि लियाकत जम्मू कश्मीर की सरेंडर नीति के तहत सरेंडर करने के लिए आ रहा था। गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने ये बात उठाई है और मरकजी वजीर उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाया है। 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं सोनिया गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सोनिया ने आज कॉलेज से लेकर पोस्ट ऑफिस तक का शिलान्यास किया। सोनिया गांधी आज शिलान्यास मिशन पर निकली। पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करने के साथ ही सोनिया ने बालिका इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का शिलान्यास किया। ऑल इंडिया रेडियो के FM रेडियो स्टेशन, सोलर लाइट प्लांट, ITI महिला कॉलेज में ड्रेस डिजाइनिंग बिल्डिंग का भी आज शिलान्यास किया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आने वाली कई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बुरी हार झेलनी पड़ी थी। क्या 2014 में बनेगी तीसरे मोर्चे की सरकार? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का मानना है कि अगले 10 साल तक
कोई भी दल अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। मेरी चुनी सरकार सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। एसपी महासचिव राम आश्रय कुशवाहा का भी कहना है कि 2014 में बनने वाली गठबंधन सरकार में समाजवादी पार्टी की भूमिका अहम होगी। 2014 में सम्मिलित सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, एक किसी भी दल की सरकार बनने नहीं जा रही है। और एक बात आपको निश्चित करा दूं कि समाजवादी पार्टी की उसमें अहम भूमिका होगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस भी तीसरे मोर्चे की सरकार की उम्मीद कर रही है। इसमें जरा भी कोई शक नहीं है कि एक बार फिर क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका निभाएंगे और एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है इस देश में सामने आएगी। हालांकि कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल के अनशन का आज तीसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पीछे एक आम आदमी के घर में उन्होंने अपना डेरा बनाया है। मंच पर कम ही आ रहे हैं, भीड़ लगातार यहाँ आ रही है। 100 के करीब लोग हर समय यहाँ बने हुए हैं और बदलते हुए लोग हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले दिन 32,000 फॉर्म भरे गए थे, फिर 75,000 फॉर्म भरे गए, अब 1,12,000 से ज्यादा अब तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। सीधी मांग यही है कि जब ये लोग सब खुल के ये कहने लगेंगे हम अपने इन बिलों को नहीं भरेंगे। आज ही इनके घर 13,000 रुपए का बिल आया है। यानी मांग जो है वो सीधी जनता से है, सरकार से नहीं है। और जो मांग है वो सीधी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे और बिजली के बिलों का बहिष्कार करें। पीपीएफ और एनएसई में निवेश करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको इन स्कीम्स में और भी कम ब्याज मिलेगा क्योंकि सरकार ने आपकी बचत पर ब्याज दरें घटा दी हैं। महंगाई और ईएमआई के बोझ से परेशान लोगों को सरकार ने एक और झटका दिया है। अब पीपीएफ पर 8.8% की जगह 8.7% ही ब्याज मिलेगा। वहीं एनएसई पर 8.6 की जगह 8.5% ब्याज मिलेगा। ये दरें इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने यह फैसला श्यामला गोपीनाथ कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया है। थाईलैंड की सरकार ने नदी और नहरों में काम करने वाले लोगों की सुविधा के लिए पानी में तैरते हुए एक बचत बैंक की शुरुआत की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये है पानी में तैरता हुआ बैंक। थाईलैंड की सरकार ने नदी और नहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को बैंक से लेन देन करने के लिए पानी में तैरती हुई बोट के जरिए एक बचत बैंक की शुरुआत की है। थाईलैंड में इस बैंक को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड की चाओ फ्राया नदी के किनारे रहने वाले लोग माल ढुलाई का काम करते हैं। थाईलैंड की सरकार ने बैंक के ऐसे ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए इस बैंक की शुरुआत की है।